नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनय सिंह। आप सभी से बहुत दिनों बाद मुलाकात आज हो रही है और आज का विषय हम चुनने जा रहे हैं प्रेमचंद जी आज भी आज 2026 के युग में भी इतने प्रासंगिक क्यों? क्या कारण है? इस खंड के 7 खंड होने वाले हैं और एक आखिरी भावनात्मक निष्कर्ष होगा। तो बड़े आराम से धैर्य पूर्वक से बैठकर इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अधूरा सम्मान और अधूरा ज्ञान दोनों हानिकारक होते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत भी बहुत प्रचलित है, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि आधा जल से भरा हुआ जो गागर होता है, जो मटका होता है, वो जब रास्ते पे चलता है तो वो छलकता जाता है। तो उसी तरह ज्ञान भी है, अधजल गगरी छलकत जाए। या तो आप पूरा देखिए या आप यहीं छोड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने भाग 1 की तरफ। भाग 1, भूमिका। आखिर नए लेखक के होने के बावजूद हम बार बार प्रेमचंद जी के पास क्यों लौटते हैं? दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी विशाल पुस्तकालय में खड़े हैं, चारों ओर हजारों किताबें रखी हैं, हर साल नए नए किताबें आ रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, नए नए लेखक समाज में भी आ रहे हैं, लेकिन नई कहानियां लिखी जा रही हैं और साहित्य हर दिन नया रूप ले रहा है। लेकिन इन सबके बीच ना एक ऐसा लेखक, एक ऐसी साहित्य जो कभी समय की धूल से ढका नहीं, जिस लेखक को पढ़ते हुए हर पीढ़ी ने अपने समय को पहचान लिया, वह नाम है मुंशी प्रेमचंद। आज जब हमारे पास अनगिनत उपन्यास है, आधुनिक लेखन है, सोशल मीडिया का साहित्य है और एआई के दौर में हर दिन नई कहानियां लिखी जा रही हैं, तब भी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर साहित्यिक मंचों तक और सामान्य पाठक से लेकर शोधकर करने वालों तक हर जगह प्रेमचंद जी मौजूद। सवाल यह है कि आखिर क्यों? ऐसा क्या है उनकी लेखनी में कि लगभग 1 शताब्दी बाद भी हम बार बार उनके पास लौट जाते हैं? या क्या एक केवल परंपरा है, या फिर उनकी रचनाओं में एक ऐसा कोई सत्य छिपा है जो समय के साथ अधिक स्पष्ट होता जाता है? किसी भी लेखक की महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने कितनी किताबें लिखी, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसकी किताबें कितनी समय तक जीवित है। इस बात से नहीं कि उसकी किताबें कितनों में बिकी, ये बात से मापी जाती है कि उसको कितने लोगों ने पढ़ा। दुनिया में ऐसे अनेक लेखक हुए हैं जिनकी रचनाएं समय में बहुत लोकप्रिय रही, लेकिन समय बीतने के साथ वो इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। वही कुछ लेखक ऐसे भी हुए जिनकी लोकप्रियता समय के साथ कम होने के बजाय बढ़ती है और बढ़ती चली गई। प्रेमचंद जी उन्हीं विरले साहित्यकारों में से एक हैं। उनका साहित्य आज भी केवल पढ़ा नहीं जाता, बल्कि समझा जाता है, महसूस किया जाता है, बार बार जीवन से जोड़कर देखा जाता है। प्रेमचंद ने कभी महलों की कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने राजाओं और रानियों के वैभवों का वर्णन नहीं किया, उन्होंने लोगों की अपनी कहानियों की तरह लिखा, जिनकी आवाज समाज अक्सर सुनना ही नहीं चाहता था। किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, छोटा कर्मचारी, गरीब, बच्चा, बूढ़े माता पिता और संघर्ष करता हुआ सामान्य मनुष्य, यही प्रेमचंद के साहित्य की असली दुनिया है। शायद यही कारण है कि उनके पात्र किताबों में बंद नहीं रहते, वे आज भी हमारे गांव, कस्बों, शहरों में चलते फिरते दिखाई पड़ते हैं। अगर आप गोदान के होरी को देखें तो वो आज भी किसी किसान के रूप में हमारे सामने खड़ा दिखाई दे देगा। ईदगाह का हमीर आज भी किसी छोटे बच्चे की मासूमियत में जीवित है और कफन की घीसू और माधव आज भी हमें समाज की कठोर सच्चाइयों से परिचित कराते हैं। नमक का दरोगा का वंशीधर आज भी ईमानदारी और भ्रष्ट व्यवस्था के संघर्ष के प्रति जूझ रहा है। यही प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत है कि उनके पात्र किसी एक कहानी के नहीं, बल्कि पूरे समाज के पात्र बन जाते हैं। लेकिन क्या केवल यही कारण है कि प्रेमचंद जी आज भी प्रासंगिक है? शायद नहीं। असली कारण इससे कहीं अधिक गहरा है। प्रेमचंद ने केवल कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने मनुष्य को पढ़ा। उन्होंने यह समझ लिया था कि समय बदल सकता है, कपड़े बदल सकते हैं, तकनीक बदल सकती है, लेकिन मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां बहुत धीरे 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 बदल। लालच, प्रेम, त्याग, अनुयाय, ईमानदारी, स्वार्थ, करुणा, संघर्ष, ये भाव हर युग में मौजूद रहते हैं। इसलिए जब भी हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं, हम केवल उनका समय नहीं दिखता है, बल्कि अपना समय भी दिखाई देता है। आज हम डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक के युग में जी रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में स्मार्टफोन है। लेकिन क्या समाज की सारी समस्याएं समाप्त हो गई? पहले तो कहा जाता था आएंगी तो समाप्त होंगी। क्या किसान अब पूरी तरह से खुश है? क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका? क्या गरीबी केवल इतिहास बन गई? क्या सभी बच्चों को समान शिक्षा मिल रही है? अगर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि प्रेमचंद अभी भी हमारे समय के लेखक हैं, वो मरे नहीं हैं।
यही कारण है कि प्रेमचंद को पढ़ना केवल साहित्य पढ़ना नहीं, यह अपने समाज को समझने जैसा है, अपने समय को पहचानने जैसा है और सबसे बढ़कर अपने भीतर के मनुष्य से मिलना है। शायद इसीलिए कि हर पीढ़ी, हर दौर और हर समाज के बाद भी प्रेमचंद जी के पास हर पाठक लौटता है, क्योंकि महान लेखक कभी पुराने नहीं होते, वे समय के साथ नए अर्थों के साथ हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो आइए अब इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रेमचंद केवल एक महान लेखक नहीं बल्कि भारतीय समाज के सबसे सच्चे दर्पण क्यों माने जाते हैं। आखिर क्या ऐसा उन्होंने लिखा जो आज भी हमारी आंखों से ओझल नहीं हो पाता। यही हमारी चर्चा का अगला अध्याय है। भाग 2, प्रेमचंद लेखक नहीं, समाज के दर्पण। एक उपन्यासकार या कहानीकार कहा जाए तो शायद उनके साहित्य की सबसे बड़ा अन्याय होगा उनके साथ। प्रेमचंद केवल कहानियां नहीं लिखने वाले लेखक थे, बल्कि वे समाज के वे साक्षी थे जिसे अधिकांश लोग देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने साहित्य को मनोरंजन का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि समाज को समझने और बदलने का एक सशक्त साधन माना। शायद यही कारण है कि उनकी रचनाएं समय रहते भी हमें लगता है कि ये कोई कल्पना दुनिया वाली नहीं है, वह वास्तविक दुनिया की बात है। ऐसा लगता है कि मानो हम अपने ही समाज, अपने ही लोगों और अपनी ही समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। प्रेमचंद जी का साहित्य महलों और राजाओं रानियों की दूर बहुत ज्यादा है। न यहाँ कोई चमक धमक है, न कृत्रिम नायक है। उसके पात्र, प्रेमचंद जी के पात्र पता है क्या है, वो खेतों में पसीना बहाते हैं, किसान है, छोटी सी नौकरी करने वाले कर्मचारी है, अपने बच्चों को भविष्य संघर्ष करती माताएं और गरीब बच्चे हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं। उन्होंने उन लोगों को अपनी कहानियों का केंद्र बनाया जिनकी आवाज अक्सर समाज और सत्ता दोनों के बीच दब के रह जाती है। यही कारण है कि प्रेमचंद को आम आदमी का लेखक कहा जाता है। लेकिन प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं थी कि उन्होंने गरीबों की कहानियां लिखी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने मनुष्य को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया। उनके पात्र पूरी तरह अच्छे भी नहीं हैं और पूरी तरह बुरे भी नहीं हैं। वे हमारी ही तरह गलतियां करते हैं। आदमी गलतियों का पुतला होता है, परिस्थितियों से समझौता करता है, संघर्ष करता है और कई बार हार मान जाता है। यही यथार्थ उनके साहित्य के जीवन को सबसे निकट ले जाता है। प्रेमचंद ने कभी समाज की समस्याएं से आंखें नहीं चुराई। उन्होंने कभी किसान की अगर गरीबी देखी तो उसकी जाति व्यवस्था की क्रूरता देखी, स्त्रियों की पीड़ा देखी, भ्रष्टाचार देखा, शिक्षा की असमानता देखी, लेकिन उन्होंने केवल शिकायतें नहीं की। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज से सवाल पूछे। वे पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में एक न्यायपूर्ण समाज में जी रहे हैं, और यदि नहीं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। और यह सवाल एक पाठक से होता है। यही कारण है कि प्रेमचंद का साहित्य किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रहता। समय बदलता है, सरकारें बदलती हैं, तकनीक बदलती है, लेकिन मनुष्य की समस्याएं नए रूप में फिर से सामने आ जाती हैं। इसलिए प्रेमचंद आज भी पुराने नहीं लगते। उनके शब्द आज भी हमारे समाज को उतना ही सटीक चित्रित करके प्रस्तुत करते हैं जितना लगभग 100 वर्ष पहले करते। शायद इसी कारण से प्रेमचंद को पढ़ना केवल साहित्य पढ़ना नहीं बल्कि अपने समाज का आईना दिखाना। और जब कोई नए लेखक अपने समय का नहीं बल्कि हर एक समय का आईना बन जाए तब वही कालजयी लेखक कहलाता है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रेमचंद को ऐसे कौन से पात्र हैं जो आज भी हमारे आसपास जीवित दिखाई देते हैं। यही हमारी चर्चा का अगला और सबसे रोचक अध्याय है, तो धैर्यपूर्वक सुनिए। भाग 3, प्रेमचंद के पात्र आज भी हमारे बीच हैं। कैसे? किसी लेखक की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं होती कि उसकी किताबों की लाखों प्रतियां बिक जाए। उसकी सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब उसके किताब के पात्र किताबों से बाहर निकल कर आए और समाज का हिस्सा बने। प्रेमचंद जी ऐसे ही लेखक। उनके पात्र केवल कागज पर लिखे हुए नाम नहीं बल्कि वे भारतीय समाज की जीवित तस्वीरें हैं। लगभग 100 वर्षों के बीत जाने के बाद भी यदि हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं हमें होरी दिखाई देता है, कहीं ना कहीं हमें हमीद दिखाई देता है, कहीं घीसू माधव दिखाई देते हैं, तो कहीं नमक का दरोगा वाला बंशीधर। यही कारण है कि प्रेमचंद का साहित्य कभी पुराना नहीं हो पाता। यदि गोदान की होरी की बात करें तो वह केवल एक किसान नहीं है, वह उस हर व्यक्ति का प्रतीक है जो पूरी जिंदगी मेहनत करता है लेकिन फिर भी सम्मान और सुख से वंचित रह जाता है। होरी का संघर्ष केवल खेतों तक सीमित नहीं है, वह परिवार के समाज, कर्ज और परिस्थितियों के एक साथ लड़ता है। आज भी भारत का किसान मौसम, महंगाई, कर्ज और बाजार की अनिश्चितताओं के बीच उसी तरह संघर्ष कर रहा है। समय बदल गया है लेकिन होरी का दर्द पूरी तरह नहीं बदला। फिर आता है ईदगाह का छोटा सा हमीद। उसके पास खिलौना खरीदने के पैसे भी नहीं है लेकिन वह अपनी खुशी से पहले अपनी दादी की तकलीफ देखता है और सोचता है कि चिमटा खरीद कर ही घर लौटे, और लौटता भी है।
यही प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत है कि वे हमें बताते हैं कि महानता उम्र या धन से नहीं बल्कि संवेदनशीलता से अधिक आती है। आज जब भी कोई बच्चा अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी इच्छा का त्याग करता है तो हमें हमीद की याद आ जाती है। दूसरी ओर कफन के घीसू और माधव पहली नजर में वे असली और आलसी फिर से असंवेदनशील लगते हैं, लेकिन वो प्रेमचंद के माध्यम से उन्होंने भूख, गरीबी, सामाजिक असमानता का वह चेहरा दिखाते हैं जिसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। तो वे प्रश्न उठाया जा सकता है कि आखिर क्या वह व्यक्ति दोषी है और व्यवस्था भी दोषी है जिसके उसने इस स्थिति तक पहुंचा दिया। यही कारण है कि कफन आज भी हिंदी साहित्य का सबसे अधिक चर्चा में माने जाने वाला कहानियों में शामिल है। इसी तरह नमक का दरोगा के वंशीधर ईमानदारी के प्रतीक है। वे हमें बताते हैं कि सत्य और नैतिकता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। आज भी जब कोई व्यक्ति भ्रष्ट व्यवस्था के बीच ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है तो हमें प्रेमचंद का यह पात्र याद दिलाता है। शायद इसीलिए यह कहानी केवल सरकारी कर्मचारी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो हमें सिद्धांतों के साथ जीने का साहस रखता है। प्रेमचंद के पात्र इसलिए अमर हैं क्योंकि वे किसी एक समय के नहीं, वे हर पीढ़ी के नए रूप से लेकर हमारे सामने आते रहते हैं। यही कारण है कि प्रेमचंद को पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि हम 100 वर्ष पुरानी कहानियां पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो हम आज के समाज को ही दूसरे के नाम से पढ़ रहे हैं। यही प्रेमचंद की सबसे बड़ी तथ्य है। उन्होंने ऐसे चरित्र रचे जो समय के साथ बूढ़े नहीं हुए। वे आज भी हमारे बीच सांस ले रहे हैं, हमारे समाज में संघर्ष कर रहे हैं और हमें बार बार यह याद दिला रहे हैं कि मनुष्य बदल सकता है लेकिन उसकी मूल संवेदनाएं कभी नहीं बदलती। और शायद यही कारण है कि प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं बल्कि भारतीय समाज की जीवित स्मृति बन चुके हैं। लेकिन प्रश्न अब भी बाकी है कि यदि उनके पात्र आज भी हमारे बीच हैं तो क्या उनकी समस्याएं हमारे बीच हैं? क्या भ्रष्टाचार, गरीबी, अन्याय और नैतिक संघर्ष आज समाप्त हो चुके हैं या फिर हम आज भी उसी समाज में जी रहे हैं जिसमें प्रेमचंद जी, जिसे प्रेमचंद ने लगभग 100 वर्ष पहले आप बीती कहानियों में चित्रित किया? यह प्रश्न अगले सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर ले जाता है। प्रेमचंद की कहानियां आज भी प्रासंगिक क्यों? आइए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। तो हम पढ़ते हैं कि प्रेमचंद की कहानियां प्रासंगिक क्यों है, वो भी आज के दौर में, एआई के दौर में। जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि लगभग 100 वर्ष पहले लिखा गया साहित्य आज भी इतना नया क्यों लगता है। ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कहानियां हमारे समय की ही घटनाएं बयां कर रही हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रेमचंद ने कभी अपने युग की समस्याओं को नहीं लिखा। उन्होंने मनुष्य और समाज की उन सच्चाइयों को लिखा जो समय के बदलने के समाप्त नहीं होते। यही कारण कि उनका साहित्य हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बना रहे। प्रेमचंद के समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। गांवों में गरीबी थी, किसान कर्ज के बोझ से तले दबे हुए थे, शिक्षा सबके लिए उपलब्ध नहीं थी और समाज जाति और कुजाति के बीच में जूझ रहा। ऊंच नीच जैसी अनेक बुराइयों से जूझ रहा था हमारा समाज। आज देश स्वतंत्र है, विज्ञान और तकनीक के अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन क्या समाज में सारी समस्याएं समाप्त हो गई? शायद नहीं। आज भी किसान संघर्ष कर रहा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती है देश की। शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता दिखाई देती है और ईमानदार व्यक्ति को कई बार व्यवस्था से संघर्ष करना पड़ता है। परिस्थितियां बदली हैं लेकिन मूल प्रश्न अब भी वही है। यही प्रेमचंद की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने घटनाएं नहीं लिखी बल्कि मनुष्य की प्रवृत्तियां लिखी। लालच, अन्याय, करुणा, त्याग, ईमानदारी, स्वार्थ और संघर्ष ने ये हर युग में मौजूद रहते हैं। इसलिए जब हम गोदान, नमक का दरोगा या कफन पढ़ते हैं तो केवल हमें साहित्य दिखाई नहीं देता बल्कि वर्तमान भी दिखाई देता है। आज का समाज पहले से अधिक आधुनिक है, लेकिन क्या इंसान पहले से अधिक संवेदनशील हुआ है? प्रश्न है, लेकिन नहीं। देखिए, प्रेमचंद ने हमें सिखाया कि विकास केवल ऊंची इमारतों, नई तकनीकों से नहीं होता है। वास्तविक विकास तब होता है जब समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी सम्मान और न्याय के साथ जीवन जी सके। यदि यही लक्ष्य अभी भी अधूरा है तो प्रेमचंद का साहित्य भी अधूरा नहीं है बल्कि पहले से अधिक और आवश्यक हो गया। यही कारण है कि प्रेमचंद केवल हिंदी साहित्य के महान लेखक नहीं, वे आज भी हमारे समाज, हमारे जीवन के सच्चे दर्पण माने जाते हैं। उनकी कहानियां हमें अतीत नहीं लगती हैं, वर्तमान दिखाई देती हैं। और शायद इसी वजह से हर नया पाठक, चाहे वह किसी भी पीढ़ी का हो, प्रेमचंद को अपने समय की झलक में देख लेता है। लेकिन अब एक दिलचस्प प्रश्न उठता है कि अगर प्रेमचंद आज यानी 2026 में हमारे बीच होते तो क्या लिखते हैं? क्या उनके पात्र बदल जाते या केवल उनकी परिस्थितियां बदलती? यही कल्पना हमें अगले भाग की ओर ले जाती है जहां हम प्रेमचंद जी को नए भारत से देखने की कोशिश करें। चलिए
भाग 5। अगर प्रेमचंद आज जीवित होते तो कभी ना कभी किसी लेखक को सबसे अच्छा और समझने का तरीका यह होता है कि हम उसे अपने समय में लाकर दें। जरा कल्पना कीजिए, अगर मुंशी प्रेमचंद आज 2026 में हमारे बीच होते तो क्या लिखते? क्या वे अब भी किसान की कहानी लिखते? क्या अब भी वे गरीबी की बात करते, या फिर वे सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक जीवन की चमक दमक पर लिखते? शायद इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। समय बदल गया है, लेकिन मनुष्य की समस्याएं पूरी तरह नहीं बदली। पहले किसान साहूकार कर्ज में दबा था और आज बैंक की बाजार चुनौतियों से जूझ रहा है। बताइए, परिस्थितियां कहाँ बदली? वही है, बस शब्द बदल गए हैं, भाव बदल गए हैं, बाकी सब कुछ वही। पहले शिक्षा का अभाव था, आज शिक्षा की मारामारी है। आज शिक्षा का एक व्यवसायीकरण हो गया है, एक नई समस्या बन चुका है। पहले गांव शहरों से पीछे था, आज गांव से युवाओं का पलायन एक चिंता हो गया है। प्रेमचंद शायद इन्हीं बदलती परिस्थितियों को अपनी कहानियों का विषय बनाते, लेकिन उनका केंद्र आज भी वही आम आदमी होता। संभव है कि आज भी होरी किसी छोटे किसान के रूप में दिखाई देता, जो मौसम, कर्ज और बढ़ती लागत के बीच अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहा होता, और आज का हामिद शायद किसी छोटे कस्बे का वो बच्चा होता जो महंगा मोबाइल खरीदने के बजाय अपने परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देता, और आज का वंशीधर शायद किसी सरकारी दफ्तर, अदालत या मीडिया में बैठा हुआ व्यक्ति होता, जो भ्रष्ट व्यवस्था के बीच ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने का साहस रखता। पात्र बदल जाते, लेकिन उसके संघर्ष वही रहते। अगर प्रेमचंद आज लिख रहे होते तो शायद वो सोशल मीडिया की भीड़ से बढ़ती अकेलेपन की भावना पर लिखते हुए दिखाते कि तकनीक ने लोगों को जोड़ा भी है और कई जगहों पर एक दूसरे से दूर भी कर दिया है। वे शायद यह भी पूछते हैं कि क्या विकास केवल ऊंची इमारतों और तेज इंटरनेट का नाम है? फिर वह समाज भी विकसित कहलाएगा जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। मुझे लगता है कि प्रेमचंद आज भी वही करते जो उन्होंने 100 वर्ष पहले किया था। वे सत्ता से नहीं, समाज से सवाल पूछते। वे किसी विचारधारा के लेखक नहीं बल्कि मनुष्यता के लेखक हैं। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, और शायद आज भी वही हो। कारण नहीं बदलते। और जानते हैं आप, यही कारण है कि प्रेमचंद को केवल अतीत का लेखक कहना उनके साथ न्याय नहीं होगा, उचित नहीं होगा। वे हर उस समय के लेखक है जहां इंसान संघर्ष कर रहा है, न्याय की तलाश कर रहा है और बेहतर समाज का सपना देख रहा है। और यही हमें उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता की ओर ले जाता है। आखिर ऐसा क्या था उनकी लेखनी में जिसने उन्हें अमर बना दिया? यही हमारे अगले भाग का विषय है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? आपको क्या लगता है? उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? गरीबी की कहानी लिखी? नहीं। देखिए, भाग 6, प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत। किसी भी महान लेखक की पहचान उसकी भाषा या उसकी कहानियों से नहीं होती। उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने पाठकों को कितना बदल पाता है। वह अपनी कहानियों से, अपने पात्र से पाठक के मन में कितना असल का छाप छोड़ पाता है। यही उसकी कहानी का भाग होता है। क्योंकि उन्होंने पाठकों का केवल मनोरंजन नहीं किया प्रेमचंद जी ने, बल्कि उन्होंने सोचने, महसूस करने और अपने समाज को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि उनका साहित्य आज भी केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि जीवन में उतारा जाता है। प्रेमचंद की भाषा अत्यंत सरल है। उन्होंने कठिन शब्दों या अलंकारों के सहारे महान बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने भाषा वही लिखा जो आम जनमानस बोलता, लेकिन इसी सरलता के भीतर गहरा दर्शन छिपा हुआ था। उनकी कहानियां पढ़ते समय ऐसा नहीं लगता कि कोई लेखक हमें उपदेश दे रहा है, बल्कि कोई ऐसा बाबा बोल रहा है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे समाज स्वयं अपनी कहानी सुना रहा है। यही सहजता उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक शक्ति बन गई। प्रेमचंद की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनकी संवेदनशीलता। उन्होंने कभी अपने पात्रों का न्याय नहीं किया। वे घिसू और माधव को समझने की कोशिश भी करते और होरी के संघर्ष को भी महसूस करते थे, और हमीद की मासूमियत में भी उनकी समाज को भविष्य देखते थे। वे हर पात्र के भीतर छिपे मनुष्य को खोजते हैं। शायद यही कारण है कि उनके पात्र हमें अपने जैसे लगते हैं, न कि किसी काल्पनिक दुनिया की। उनकी लेखनी भी हमें यह सिखाती है कि साहित्य का उद्देश्य केवल समस्याएं गिनाना नहीं होता, बल्कि मनुष्य के भीतर संवेदना जगाना है। यदि किसी कहानी को पढ़ने के बाद हमारे विचार बदलते हैं, यदि हम किसी गरीब, किसान, मजदूर या संघर्षरत व्यक्ति को पहले से अधिक समझने लगते हैं, तो वही साहित्य अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभा चुका होता है। प्रेमचंद की लगभग हर रचना यही काम करती है। यही कारण है कि प्रेमचंद का साहित्य समय के साथ पुराना नहीं, बदलते दौर में भी उनकी कहानियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी करुणा, ईमानदारी और संवेदनशीलता ही रहे। और शायद यही विरासत है जिसने प्रेमचंद को केवल हिंदी का नहीं बल्कि विश्व का साहित्य भी एक कालजयी लेखक बना दिया। तो अब एक अंतिम प्रश्न बचता है कि क्या आज के समय में भी हमें मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ना चाहिए?
और यदि हाँ, तो आखिर क्यों? यही हमारी साहित्यिक यात्रा का अंतिम अध्याय होगा, जहां हम समझेंगे कि प्रेमचंद केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है बल्कि जीवन के हिस्से हैं। और वो होने भी चाहिए। ऐसा क्यों? क्या है? आइए इस पे बातचीत करें। भाग 7। आज हमें प्रेमचंद को क्यों पढ़ना चाहिए? जब भी प्रेमचंद जी की चर्चा होती है तो अक्सर लोग उन्हें केवल हिंदी साहित्य का महान लेखक के रूप में याद करते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें एक साहित्यकार मानकर पढ़ेंगे तो शायद सबसे बड़े योगदान को समझ नहीं पाएंगे। प्रेमचंद हमें केवल भाषा नहीं सिखाते, वे जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, आंखें रहते हुए। यही कारण है कि उन्हें पढ़ना आज भी उतना ही आवश्यक है जितना लगभग 100 वर्ष पहले हुआ करता था। आज का समय तेजी से बदल रहा है, तकनीक हर दिन बढ़ रही है, एआई हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। जैसे ये एआई, ये हमारा जीवन इस प्रकार से हमारा संबंध बन चुका है और सूचनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस सबके बीच एक लगातार चीज कम होती जा रही है, वो है संवेदनशीलता। हम पहले से अधिक जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए शायद पहले से कम समय निकालते। ऐसे समय में प्रेमचंद के साहित्य हमें रुककर मनुष्य को देखने की सीख देता है। प्रेमचंद की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि समाज केवल विकास, अर्थव्यवस्था और तकनीक से नहीं बनता। समाज तब बनता है जब उसे न्याय हो, समानता हो और सबसे कमजोर व्यक्ति भी सम्मान हो। यही संदेश उनकी लगभग हर रचना में दिखाई देता है। इसलिए प्रेमचंद को पढ़ना केवल साहित्य पढ़ना नहीं बल्कि समाज और स्वयं को समझना है। शायद यही कारण है कि प्रेमचंद की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। हर पीढ़ी उन्हें अपने समय के अनुसार नए अर्थों को पढ़ती है। कोई उनमें किसान का संघर्ष देखता है, कोई ईमानदारी की ताकत, कोई मानवीय संवेदना और कोई सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता। यही एक कालजयी लेखक की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसकी रचनाएं हर युग में एक प्रश्न पैदा करती हैं। आज यदि कोई युवा प्रेमचंद को पढ़ता है तो वह केवल परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा होता, वह यह सीख रहा होता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह इंसान कैसे बना रहे। इंसान बनना जरूरी है, एआई नहीं, रोबोट नहीं, क्योंकि न्याय के लिए खड़ा होना क्या होता है यह साहित्य को पढ़ के ही पता चलेगा। दूसरों के दुख को महसूस करना क्यों आवश्यक है, यही सीख प्रेमचंद जी को महान बनाती है। शायद इसलिए प्रेमचंद को पढ़ना अतीत में लौटना नहीं बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने की तैयारी है, क्योंकि जब तक समाज में अन्याय, संघर्ष, करुणा और उम्मीद जीवित रहेंगे तब तक प्रेमचंद भी हमारे बीच जीवित रहेंगे। और इसी विचार के साथ अब समय है पूरी साहित्यिक यात्रा को एक भावनात्मक निष्कर्ष तक पहुंचाने, जहां हम समझेंगे कि प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं है बल्कि एक विचार है। आखिरी भाग, इसके बाद आप सभी से अलविदा लूंगा। दोस्तों, जब हम प्रेमचंद को पढ़ना समाप्त करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ कहानियां पढ़ी या हमने कुछ बस उपन्यास के पन्ने खत्म किए। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही समाज की कुछ देर बैठकर उसकी सच्चाई को देखा हो। ये समाज है, हम यहाँ बैठे हैं और इस प्रकार हम सच्चाई देखते हैं। हमें किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं ले जाते बल्कि उसी दुनिया से मिलवाते हैं जिसमें हम हर दिन जीते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसे हम रोज देख कर दिन देखा कर देते हैं, प्रेमचंद से लेखनी से हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं। शायद इसीलिए प्रेमचंद कभी पुराने नहीं होते। समय बदलता है, सरकारें बदलती हैं, तकनीक बदलती है और जीवन जीने के तरीके भी बदल जाते हैं, लेकिन जब तक, मैं बोल रहा हूं एक बार पुनः, लेकिन जब तक इस दुनिया में कोई भी किसान अपने परिवार के लिए संघर्ष करेगा, कोई बच्चा अपने स्वार्थ से पहले अपनी खुशी चुनेगा, कोई ईमानदार व्यक्ति भ्रष्ट व्यवस्था के सामने अकेला खड़ा रहेगा और कोई गरीब सम्मान के साथ जीने की कोशिश करेगा, तब तक प्रेमचंद जी जीवित रहेंगे। प्रेमचंद ने केवल हमें साहित्य नहीं दिया बल्कि देखने को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने सिखाया कि किसी समाज की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि उसके सबसे कमजोर इंसान की स्थिति से उत्पन्न होती है। यदि हम किसी अनजान व्यक्ति के दुख को समझना सीख जाएं तो शायद हमें प्रेमचंद की शायद हमने पढ़ लिया हो, सचमुच पढ़ लिया हो। अगर हम ये सीखे तो आज भी जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही हो तब प्रेमचंद हमें धीरे धीरे चलना सिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल सफलता का नाम नहीं है बल्कि एक संवेदना का भी नाम, जो हमारे भीतर बच नहीं रहा है। क्योंकि ज्ञान हमें बुद्धिमत्ता बना तो सकता है, लेकिन संवेदनशीलता हमें इंसान ही बना सकता है। शायद यही एक खास वजह है कि प्रेमचंद जी कभी धूमिल नहीं हो सकते और ऐसे लेखक समाज में और नए आ भी नहीं सकते। आप ऐसे कितने लेखक को जानते हैं जो इन विषयों पर लिखते हैं? आज के लेखक, आज के कवि सारे दरबारी हो चुके हैं, कोई आम जनमानस की कहानी को नहीं। चलिए, इन्हीं बातों के साथ अब मैं आपसे विराम लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह सीरीज पसंद आई होगी और साथ ही अगली आप किस वीडियो यानी कि किस पात्र या किस कहानी या किस विषय पर वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।